Hello everyone, I am here with the fourth chapter of Civics Class 8th. So students, and the name of the chapter is Understanding Laws. Students, ये क्लास 8th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 है और जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। अंडरस्टैंडिंग लॉज का मतलब होता है कानून और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, यानी कि कानून की समझ। सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट इट। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कानून क्या है, उसकी समझ कैसे होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? So आप कुछ लॉज यानी कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको पता होगा कि मैरिज की उम्र यानी कि उसकी सीमा या मताधिकार यानी कि जो वोट देने का अधिकार होता है की सीमा का पता होगा। ये भी हो सकता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के कानूनों को भी आप थोड़ा बहुत जानते हो। अभी तक आप ये जान चुके हो कि कानून बनाने का ज़िम्मा संसद यानी पार्लियामेंट का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद हो सकता है? अनपॉपुलर यानी अलोकप्रिय और कंट्रोवर्शियल यानी विवादों से घिरा हुआ। सो नागरिक के नाते हमें ऐसी सिचुएशंस यानी सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? The above is a clear case of the violation of law. As you read in Unit 1st, members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. They therefore instituted several provisions in the Constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law. ये सीधे साधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आपने यूनिट फर्स्ट में देखा कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने, आर्बिट्री का मतलब होता है मनमाना ढंग, मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रोविज़न यानी प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोविज़न या इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हों। The law cannot discriminate between person on the basis of their religion, caste or gender. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established, but was it always like this? हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या कहीं का कोई अमीर व्यक्ति, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? In ancient India, there was innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws. Among their own. In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period.
प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे निचली जाति माने जाने वाली जाति के अपराध को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का यह चलन भी खत्म होने लगा। It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include: first, the colonial law was arbitrary, and second, that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. One example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law in the Sedition Act of 1870. The idea of sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने ही की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमाने यानी कि आर्बिट्री सिस्टम पर आधारित था। दूसरी ये वजह बताएगी कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई। 1870 का सेडिशन का मतलब होता है कि राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल थी। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उस पर मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea. भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. By the end of the 19th century, the Indian legal professions also began emerging and demanded respect in colonial courts. They began to use law to defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of the law during the colonial period. उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19th सेंचुरी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। With the adoption of the Constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making law for the country. Every year, our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. In your class 6 book, you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. According to this new law, sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property. Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. How do people come to think and propose that a new law is necessary? You will read more about in this next session. संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद ये दस्तावेज़ एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव कई नए कानून बनाते हैं, कई पुराने कानूनों में संशोधन यानी अमेंडमेंट करते हैं। क्लास 6 की बुक में आपने 2005 की हिंदू उत्तराधिकार संशोधन
के बारे में आपने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट, हिंदू सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, अमेंडमेंट यानी संशोधन एक्ट के बारे में पढ़ा है। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां और उनकी माँ तीनों का परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून बनाना ज़रूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इनके बारे में आप अगले चैप्टर में या सेशन में पढ़ेंगे। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए कानून किस तरह बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। देयर आर मेनी वेज थ्रू which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people. Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी यानी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के सामने आ रही प्रॉब्लम्स के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह पार्लियामेंट के सामने आया और डोमेस्टिक वायलेंस की रोकथाम पर कानून बनाने की क्या प्रक्रिया थी। As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws, from establishing the need for a new law to its being passed. At every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. This voice can be heard through TV reports, newspapers, editorials, radio broadcasts, local meetings, all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people. सो इस एग्जाम्पल से सब हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी इम्पोर्टेंट होती है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए पार्लियामेंट की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। ये आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, न्यूज़पेपर्स की एडिटोरियल्स, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के ज़रिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के ज़रिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। Let us look now at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to the people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. Hence people might criticize का मतलब होता है आलोचना, this law, hold a public meeting, write about it in newspapers, report on TV news channels, etc. In a democracy like our citizen can express our unwillingness to accept repressive का मतलब होता है दमनकारी laws framed by the parliament. आइए अब एक और सिचुएशन को देखते हैं। कई बार पार्लियामेंट एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अनपॉपुलर यानी कि वो अनपॉपुलर साबित होता है। ऐसा जो कानून होता है वो संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे जो इंटेंशन यानी नीयत है वो सही नहीं है। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उनके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनल्स में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी इस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। For example, various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. No one will dispute and necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily. However, one also cannot deny the hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living in a large city. This is their means of livelihood.
Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. एग्जाम्पल के तौर पर नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने यानी जो वेंडरिंग करते हैं को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून ज़रूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से इनकी रोज़ी रोटी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution. Adhere का मतलब होता है पालन करना। तो जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। We need to remember that our role as citizen does not end with electing our representatives. Rather, it is then that we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament performs its representatives functions properly. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के ज़रिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद यानी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या कर रहे हैं या ये एमपीज़ क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही पार्लियामेंट को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। थैंक यू।